नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति सिंह। इस वक्त की अहम खबरों के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कोविड महामारी से बचाव की। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहने, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं। और अब शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। नीतीश कुमार ने 7वीं बार संभाली बिहार की कमान। राज्यपाल फागू चौहान ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। 14 मंत्रियों ने भी ली शपथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार और दूसरे मंत्रियों को दी बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आध्यात्मिक गुरुओं से की वोकल फॉर लोकल को समर्थन देने की अपील। राजस्थान के पाली जिले में जैन आचार्य विजय वल्लभ सुरीश्वर की 151वीं जयंती पर शांति प्रतिमा का किया अनावरण। कहा, भारत ने दुनिया को हमेशा से शांति, अहिंसा और भाईचारे का दिखाया है मार्ग। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के युवाओं को न्यू इंडिया के निर्माण में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने की सलाह। हैदराबाद विश्वविद्यालय परिसर में सुविधा केंद्र का किया उद्घाटन। कोविड-19 दिशा निर्देशों का पालन करने पर दिया जोर। लोकतंत्र की मजबूती में मीडिया की भूमिका की राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने की तारीफ। प्रेस दिवस पर वेबिनार में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा, स्वतंत्र और निडर प्रेस सशक्त लोकतंत्र के लिए जरूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 को लेकर जागरूकता में मीडिया की भूमिका सराही। देश में लगातार 44वें दिन कोरोना के नए मामलों की तुलना में ठीक होने वालों की संख्या अधिक। सक्रिय मामलों की संख्या घटकर पहुंची 4.65 लाख। रिकवरी रेट बढ़कर हुआ 93.27%। बिहार में नई सरकार का गठन हो गया है। नीतीश कुमार ने एक बार फिर राज्य सरकार के मुखिया के तौर पर जिम्मेदारी संभाली है। नीतीश कुमार के अलावा 14 मंत्रियों ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली है, जिसमें बीजेपी के 7, जेडीयू के 5, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा और वीआईपी का एक मंत्री शामिल है। नीतीश कुमार ने आज 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल फागू चौहान ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। नीतीश कुमार ने शपथ ग्रहण के बाद राज्यपाल के पास पहुंचकर दस्तखत किए। बिहार कैबिनेट में तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी को भी शामिल किया गया है। चौथी बार कटिहार से जीते तारकिशोर उप मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। बेतिया से बीजेपी विधायक रेणु देवी को भी डिप्टी सीएम बनाए जाने की चर्चा है। राज्यपाल फागू चौहान ने इन्हें भी पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके विजय चौधरी भी नीतीश मंत्रिमंडल में शामिल किए गए हैं। विजय चौधरी 6 बार विधायक बन चुके हैं और इस बार सराय रंजन विधानसभा सीट से जीतकर आए हैं। विजय चौधरी विधानसभा अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। सुपौल से जीते विजेंद्र प्रसाद यादव ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इससे पहले विजेंद्र प्रसाद यादव नीतीश मंत्रिमंडल में ऊर्जा विभाग संभाल चुके हैं। विजेंद्र प्रसाद यादव अब तक 8 बार विधायक रहे हैं और इन्होंने जेपी आंदोलन से राजनीति की शुरुआत की थी। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष अशोक चौधरी को भी राज्यपाल फागू चौहान ने मंत्री पद की शपथ दिलाई। अशोक चौधरी 2018 में कांग्रेस छोड़कर जेडीयू में शामिल हुए थे। तारापुर सीट से लगातार दूसरी बार जीत कर आए जेडीयू के मेवालाल चौधरी को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। फुलपरास से पहली बार जीत कर आई जेडीयू विधायक शीला कुमारी को भी मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। विधानसभा चुनाव में इन्होंने कांग्रेस के कृपानाथ पाठक को मात दी थी। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने भी मंत्री पद की शपथ ली। विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी को भी नीतीश मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। एनडीए के साथ आने से पहले वीआईपी महागठबंधन का हिस्सा थी।
पिछले नीतीश सरकार में मंत्री पद संभाल रहे मंगल पांडे को इस बार भी कैबिनेट में जगह मिली है। मंगल पांडे बिहार बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। आरा से चौथी बार विधायक चुने गए अमरेंद्र प्रताप सिंह और राजनगर से विधायक रामप्रीत पासवान ने भी मंत्री पद की शपथ ली। दरभंगा की जाले सीट से विधायक जीवेश कुमार मिश्रा ने मैथिली भाषा में मंत्री पद की शपथ ली। मुजफ्फरपुर की औराई सीट से जीते राम सूरत राय यादव ने भी मंत्री पद की शपथ ली। कार्यक्रम का आयोजन पटना स्थित राजभवन में किया गया। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा कई अन्य गणमान्य अतिथि भी शामिल हुए। बिहार में सत्ताधारी एनडीए गठबंधन ने शानदार वापसी की है। 243 सदस्यों वाली विधानसभा में 125 सीटों पर जीत दर्ज की और विधानसभा में पूर्ण बहुमत हासिल किया। एनडीए में शामिल बीजेपी ने 74 सीटें, जनता दल यूनाइटेड ने 43 सीटें, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने 4 और विकासशील इंसान पार्टी ने भी 4 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं विपक्षी महागठबंधन को 110 सीटों पर जीत मिली। अन्य दलों को 8 सीटें मिली हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आज बिहार मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके सहयोगी मंत्रियों को बधाई दी। अपने ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर नीतीश कुमार जी को बधाई। प्रधानमंत्री ने उन सभी विधायकों को भी बधाई दी जिन्होंने बिहार सरकार में मंत्री पद की शपथ ली। प्रधानमंत्री ने कहा कि एनडीए परिवार बिहार की प्रगति के लिए मिलकर काम करेगा। प्रधानमंत्री ने बिहार के कल्याण के लिए केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन भी दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जैनाचार्य विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज की 151वीं जयंती पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शांति प्रतिमा का अनावरण किया। 151 इंच ऊंची ये प्रतिमा अष्ट धातु से बनी है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने आध्यात्मिक गुरुओं से वोकल फॉर लोकल को समर्थन करके आत्मनिर्भर भारत अभियान को प्रोत्साहित करने की अपील की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्टैच्यू ऑफ पीस विश्व में शांति, अहिंसा और सेवा की प्रेरणा स्रोत बनेगी। भारत ने हमेशा विश्व को मानवता, शांति, अहिंसा और बंधुत्व का मार्ग दिखाया है। भारत ने हमेशा पूरे विश्व को, मानवता को शांति, अहिंसा और बंधुत्व का मार्ग दिखाया है। ये वो संदेश है जिनकी प्रेरणा विश्व को भारत से मिलती है। मुझे विश्वास है कि ये स्टैच्यू ऑफ पीस विश्व में शांति, अहिंसा और सेवा का एक प्रेरणा स्रोत बनेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि आचार्य विजय वल्लभ जी ने शिक्षा के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने का अभियान शुरू किया था। उन्होंने देश के कई राज्यों में भारतीय संस्कारों वाले शिक्षण संस्थाओं की आधारशिला रखी। देश महिला शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए इन संस्थाओं का ऋणी है। स्त्री शिक्षा, नारी शिक्षा, त्रिशिक्षा के क्षेत्र में इन संस्थानों ने जो योगदान दिया है, देश आज उसका ऋणी है। उन्होंने उस कठिन समय में भी स्त्री शिक्षा की अलग जगाई, अनेक बालिकाश्रम स्थापित करवाए और महिलाओं को मुख्य धारा से जोड़ा। जैन साध्वियों से सभा में प्रवचन दिलाने की परंपरा विजय वल्लभ जी ने ही शुरू करवाई थी। वोकल फॉर लोकल पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस तरह से स्वाधीनता आंदोलन के दौरान हुआ था, उसी तरह से इस समय भी सभी आध्यात्मिक गुरुओं को आत्मनिर्भर भारत के लाभों का प्रचार करना चाहिए। वोकल फॉर लोकल जितना ज्यादा हमारे कथाकार, हमारे आचार्य, हमारे भगवंत, हमारे संतजन, उनकी तरफ से बात जितनी ज्यादा आएगी, जैसे उस समय आजादी की पीठिका आप सभी आचार्यों, संतों, महंतों ने की थी, वैसी ही आजादी की पीठिका, आत्मनिर्भर भारत की पीठिका आप तैयार कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि गुजरात की धरती 2 वल्लभों की जननी है। राजनीतिक क्षेत्र में सरदार वल्लभ भाई पटेल और आध्यात्मिक क्षेत्र में आचार्य विजय वल्लभ जी महाराज। अष्ट धातु से निर्मित 151 इंच ऊंची ये प्रतिमा 8 धातुओं से निर्मित है, जिसमें तांबा मुख्य धातु है।
ये प्रतिमा राजस्थान के पाली में जैतपुरा में विजय वल्लभ साधना केंद्र में स्थापित की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ब्रिक्स देशों के शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाले शिखर सम्मेलन को प्रधानमंत्री संबोधित भी करेंगे। शिखर सम्मेलन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अध्यक्षता में आयोजित होगा। कोरोना महामारी के बीच ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका की सरकारों के प्रमुखों का ये पहला शिखर सम्मेलन है। ये सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब भारत और चीन की सेनाएं लद्दाख में आमने सामने हैं। 5 देशों का ये 12वां शिखर सम्मेलन है। इस बार शिखर सम्मेलन की थीम है भौगोलिक स्थायित्व, साझी सुरक्षा और नवाचार समेत विकास। शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स के नेता कोविड-19 के दौर में आपसी सहयोग को बढ़ावा देने की संभावनाओं के अलावा आतंक विरोधी रणनीति, व्यापार, स्वास्थ्य, ऊर्जा और सदस्य देशों की जनता के बीच संपर्क बढ़ाने के तरीकों पर विचार करेंगे। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय और बहुपक्षीय मुद्दों पर भी बात होगी। सम्मेलन के बाद ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत के पास आएगी। इसके पहले 2012 और 2016 में भी भारत के पास ब्रिक्स की अध्यक्षता रही है। ब्रिक्स के अगले शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत करेगा। During this summit, the leaders are expected to approve the BRICS counter-terrorism strategy, which would allow to work out common measures and more closely coordinate in the United Nations and other fora, promote implementation of the UN Global Counter-Terrorism Strategy, and an early adoption of comprehensive counter-terrorism international strategy. CCIT, which is the Indian initiative. Then, economic partnership strategy till 2025, practical launch of the Energy Research Cooperation Platform and Women Business Alliance, establishment of the BRICS International Competition Policy Center, expansion of partnership in areas such as interparliamentary direction. 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों ने आज 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए आयोग की रिपोर्ट की एक प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट की। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह भी इस मौके पर मौजूद थे। इस रिपोर्ट में 5 वित्त वर्ष यानी 2021-22 से 2025-26 तक के लिए सिफारिशें की गई हैं। आयोग ने 4 नवंबर को राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। आयोग ने केंद्र और राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों, पिछले वित्त आयोग के अध्यक्षों और सदस्यों, सलाहकार परिषद, विशेषज्ञों और कई जाने माने संस्थानों के साथ व्यापक विचार विमर्श के बाद ये रिपोर्ट तैयार की है। खबरें जारी है, लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखिए मेरे साथ देश देशांतर रात 8:30 सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। आइए कोरोना से लड़ने के लिए एकजुट हों। हमेशा याद रखें, मास्क जरूर पहनें, हाथ साफ करते रहें, 2 गज की दूरी रखें। याद रखें, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने युवाओं को न्यू इंडिया के निर्माण में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने की सलाह दी है। हैदराबाद विश्वविद्यालय परिसर में सुविधा केंद्र का आज उद्घाटन करते हुए उपराष्ट्रपति ने लोगों से कोरोना काल में कोविड-19 दिशा निर्देशों का पालन करने की बात कही है। हैदराबाद विश्वविद्यालय में नए सुविधा केंद्र का लोकार्पण करते हुए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने युवाओं से देश के विकास में भागीदार बनने की अपील की है। उन्होंने कहा कि युवाओं को नकारात्मकता छोड़कर सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ नए भारत के निर्माण में जुटना चाहिए। We has to really think in terms of why are we lagging behind? What is the reason? The institutions across the country, all of them should really ponder over this. There is no dearth of knowledge among our people. If you give them proper guidance and education, they excel irrespective of their region, religion, caste, creed, sex. It is proven beyond doubt that the children have that capacity. But
The only thing is we must educate, we must recognize, we must guide them. If you guide them properly, they will excel. So the focus of the university should be on academic excellence. The staff also should focus on that. उपराष्ट्रपति ने कहा कि सभी को मिलकर भय, भूख, भ्रष्टाचार और भेदभाव मुक्त भारत के निर्माण का प्रयास करना चाहिए। Irrespective of caste, creed, sex, religion and region, we are one nation. We are one people. Country's unity and integrity, safety and security of the people, and sovereignty of the nation, strengthening of democratic institutions should be our aim, and that should be the core of the educational policy. Even 73 years after attaining independence, we are not able to achieve the 100% literacy. There is a need for a concerted effort from all stakeholders to promote literacy and achieve the goal of having a fully literate society. उपराष्ट्रपति ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए लोगों से सुरक्षित दूरी और हमेशा मास्क के इस्तेमाल पर जोर दिया। Is by regular exercise, be it walking, yoga, sports, other physical activities. Second, maintaining the distance that is required, Surakshita Duri. I don't call it as social distance. We can safely call it as safe distance, Surakshita Duri. And then wearing the mask. That is very essential. लॉकडाउन के करीब 9 महीने बाद किसी कार्यक्रम में प्रत्यक्ष रूप से शामिल होने पर उपराष्ट्रपति ने खुशी जताई। इस दौरान उपराष्ट्रपति वृक्षारोपण कार्यक्रम में भी शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस है। इस मौके पर दिल्ली में कोविड-19 महामारी के दौरान मीडिया की भूमिका और मीडिया पर इसके प्रभाव पर वेबिनार आयोजित किया गया। इसमें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश प्रसारित किए गए, जिसमें कोरोना संकट के दौरान मीडिया कर्मियों के काम की तारीफ की गई और लोकतंत्र की मजबूती के लिए स्वतंत्र मीडिया की जरूरत बताई गई। राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने कोविड-19 महामारी के दौरान मीडिया की भूमिका और मीडिया पर इसके प्रभाव विषय पर वेबिनार आयोजित किया। इस मौके पर लिखित संदेश में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारतीय प्रेस परिषद की भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि मीडिया कर्मी अग्रिम मोर्चे के उन कोरोना योद्धाओं में शामिल हैं जिन्होंने कोरोना वायरस के बारे में लोगों को जागरूक बनाने और इस महामारी का असर कम करने में अहम भूमिका निभाई है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने अपने संदेश में कहा कि प्रेस की स्वतंत्रता पर कोई भी हमला राष्ट्रीय हितों के खिलाफ है और इसका सभी को विरोध करना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने कहा कि स्वतंत्र और निडर प्रेस के बिना कोई लोकतंत्र फल फूल नहीं सकता। The press in India has always been in the vanguard of protecting and strengthening the foundations of democracy. A robust, free and vibrant media is as important as an independent judiciary in consolidating democracy and strengthening constitutional rule of law. उपराष्ट्रपति ने कहा कि मीडिया को सनसनीखेज समाचार से बचने और विचारों को खबरों के साथ मिलाकर पेश करने की प्रवृत्ति पर रोक लगाने की जरूरत है। उन्होंने जान की परवाह किए बिना कोविड-19 महामारी की लगातार कवरेज के लिए प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों की प्रशंसा भी की। When the country came to a standstill in the wake of lockdown, it was the TV channels which provided the latest updates on the pandemic front. And more importantly, both print and TV channels have played an invaluable role in informing, in educating the masses and creating awareness on the precautions to be taken to combat COVID-19. Conveying the right information at the right time is critical in such a situation. Right information at right time. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर दिए अपने संदेश में कहा कि कोविड के खिलाफ सरकार की पहलों में सहयोग के लिहाज से मीडिया ने एक मूल्यवान सहयोगी की भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि सकारात्मक आलोचना हो या फिर सफलता की कहानियों को उजागर करना, मीडिया भारत की लोकतांत्रिक भावना को
लगातार मजबूत कर रहा है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर कहा कि फ्री प्रेस हमारे लोकतंत्र की विशेषता और आधारशिला है। मेरा मानना है प्रेस के लोग ही स्वयं इसमें अगुवाई करके एक रिस्पॉन्सिबल फ्रीडम का एक आदर्श देश में स्थापित हो, इसके लिए सारी व्यवस्थाओं को सुधार कर उसको ठीक तरीके से चलाने का चैलेंज को स्वीकार करे। सरकार इसमें पड़ना नहीं चाहती। सरकार हस्तक्षेप करके किसी आजादी को रोकना नहीं चाहती, लेकिन यह आपकी जिम्मेवारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाएं दी। कोरोना संकट में मीडिया की भूमिका की उन्होंने तारीफ की। ट्वीट कर उन्होंने लिखा कि हमारी मीडिया बिरादरी अपने महान राष्ट्र की नींव को मजबूत करने की दिशा में अथक प्रयास कर रही है। मोदी सरकार प्रेस की स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्ध है और इसका विरोध करने वालों का पुरजोर विरोध करती है। 4 जुलाई 1966 को भारत में प्रेस परिषद की स्थापना की गई थी, जिसने 16 नवंबर 1966 से अपना विधिवत कार्य शुरू किया था। तभी से 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मनाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत संयुक्त राष्ट्र से आतंकवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन को लागू करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। दुनिया में फैले अंतर्राष्ट्रीय आतंक का जिक्र करते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि सीमा पार से आतंकवाद को झेल रहे भारत ने उसे सभी के सामने लाने के लिए काफी परिश्रम किया है। अब धीरे धीरे दुनिया भी अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की वैश्विक प्रकृति को समझने लगी है। डेक्कन डायलॉग के तीसरे एडिशन को वर्चुअली संबोधित करते हुए विदेश मंत्री ने आतंकवाद के अलावा जलवायु परिवर्तन और कोरोना महामारी पर भी चर्चा की। As regards terrorism, the era of not my problem came to an end in 9/11, but it has still to produce a wholehearted international collaborative effort. We have in our immediate neighborhood a particularly egregious example of state-sponsored cross-border terrorism. The world is gradually becoming aware of the global nature of international terrorism. Our relentless efforts have kept it in the spotlight, bringing out related aspects like terror finance, radicalization, and cyber recruitment. The goal remains to reach a comprehensive convention on this subject, and we will not rest till that happens. ऐसे समय में जबकि यूरोप के कई देशों और अमेरिका में कोरोना वायरस के रोजाना मामले लगातार बढ़ रहे हैं, वहीं भारत में कोरोना संक्रमण के दैनिक नए मामले घटकर 30,000 के पास पहुंच गए हैं। साथ ही रिकवरी रेट में भी सुधार हुआ है। देश में लगातार 44वें दिन कोविड संक्रमण के नए मामलों की तुलना में ठीक होने वालों की संख्या ज्यादा रही। वहीं कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की दर में और सुधार हुआ है और ये 93.27% हो गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 30,548 नए मामलों की तुलना में कोविड के 43,851 मरीज स्वस्थ हुए हैं। इस समय देश भर में कोरोना की पुष्टि वाले कुल मामलों में से सिर्फ 5.26% लोग कोविड महामारी से पीड़ित हैं। इसके साथ ही कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या 13,303 से घटकर 4,65,478 रह गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में अब तक 82,49,000 से अधिक रोगी इलाज के बाद स्वस्थ हुए हैं। वहीं कोविड रोगियों की कुल संख्या 88,45,000 से अधिक हो गई है। इस समय देश में महामारी की वजह से मृत्यु दर 1.47% है, जो दुनिया में कोरोना से होने वाली सबसे कम मृत्यु दर में से एक है। पिछले 24 घंटे के दौरान 435 लोगों की मौत हुई है, जिससे मृतकों की कुल संख्या 1,30,070 हो गई है। ICMR के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 8,61,000 परीक्षण किए गए। वहीं देश में अब तक कोविड परीक्षण की संख्या 12,65,00,000 हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सर्दी के मौसम की शुरुआत पर आज केदारनाथ मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए गए। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत मौजूद रहे। मंदिर के कपाट बंद होने के बाद केदारनाथ में बर्फबारी हुई। भगवान केदारनाथ की उत्सव मूर्ति को ऊखीमठ लाया गया है।
शीतकाल के प्रारंभ पर आज यमुनोत्री धाम के कपाट भी बंद कर दिए गए हैं। शीतकालीन पूजा के लिए मां गंगा की डोली मुकबा लाई गई। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी हुई है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों रामबन, डोडा, पुंछ, राजौरी और उधमपुर जिलों में बर्फबारी हुई है। जवाहर टनल के आसपास बर्फबारी और रामबन जिले के कई स्थानों पर भूस्खलन हुआ। इसकी वजह से जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग को यातायात के लिए बंद कर दिया गया। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के जोजिला के पास हिमपात के कारण लद्दाख को जम्मू कश्मीर से जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया है। अब भी रुक रुक कर हिमपात जारी है। यहाँ यातायात रुका है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर आपसे अपील। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहने, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं।